नमस्ते विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। आप लोगों की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आप लोगों ने पिछले मेरे जितने भी लेक्चर्स है उसको देख लिया होगा। तो ये जो आज का लेक्चर्स है, यूनिट एंड डायमेंशन एंड राउंडिंग ऑफ भी हम लोग देखेंगे। ये आखिरी लेक्चर होगा हमारा इंट्रोडक्शन चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर का, मेजरमेंट का। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है इसमें इतना कुछ तो कभी इससे क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन फिर भी नए सिलेबस में अगर आप लोग देखेंगे तो यूनिट्स एंड डायमेंशन लिखा हुआ है। ठीक है, और साथ में अगर आप देखोगे तो हम लोगों का राउंडिंग ऑफ से एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो हम लोग इसको भी ब्रीफ में देख लेते हैं कि ये क्या है क्या नहीं है, जिससे कि हमें पता रहे कि क्या हो सकता, क्या अगर कोई क्वेश्चन, एक बेसिक सा क्वेश्चन आया इस चैप्टर से तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यूनिट से हम क्या समझते हैं। देखिए, अगर डेफिनेशन देखेंगे तो यूनिट्स क्या बोलता है, यूनिट्स आर दोज कैरेक्टरिस्टिक्स विच गिव्स अ पर्टिकुलर मीनिंग टू अ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो यूनिट क्या होता है, कोई भी एक क्वांटिटी, जैसे कि वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, डिस्टेंस है। अब डिस्टेंस देखिए, अगर मैं 1 बोल देता हूँ, ठीक है, 1 बोल देता हूँ, अब ये डिस्टेंस 1 मीटर भी हो सकता है, 1 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 1 मिलीमीटर भी हो सकता है, या 1 किलोमीटर भी हो सकता है। ठीक है, अब ये यूनिट हमारा स्पेसिफाई करता है, हमारा ये यूनिट क्या है, ये जो मीटर हुआ, ये सेंटीमीटर हुआ, ये मिलीमीटर या किलोमीटर। तो यही जो कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारा, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये पर्टिकुलर मीनिंग देता है एक फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पे क्या है, फिजिकल क्वांटिटी देखिए, जो ये मेरा 1 है ना, देखिए हर जगह पे ये फिजिकल क्वांटिटी मेरा 1 सेम है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसका मीटर है, कहीं पे सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, कहीं पे किलोमीटर है। तो ये जो मेरा यूनिट होता है ना, बेसिकली ये इसको एक पर्टिकुलर मीनिंग देता है, किसको, एक फिजिकल क्वांटिटी को ये एक खुद से मीनिंग देता है। ठीक है, अब देखिए यूनिट भी जो है ना, ये दो तरीके के होते हैं, एक तो एब्सोल्यूट होता है और एक रिलेटिव यूनिट होते हैं। अब एब्सोल्यूट यूनिट क्या होते हैं, जिसमें कि ऐसे टाइप के यूनिट्स जो कि दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट यूनिट कहते हैं। और रिलेटिव यूनिट क्या होते हैं, ये वो यूनिट्स होते हैं जो कि दूसरे क्वांटिटीज पे डिपेंड करे, या कुछ मतलब कोई भी एक दूसरे फिनोमेना पे डिपेंड करे, उसको हम क्या कहते हैं, रिलेटिव यूनिट्स कहते हैं। अब देखिए रिलेटिव यूनिट का एग्जांपल जैसे कि क्या होता है, हम लोग देखिए कोई भी अगर प्रेशर, ठीक है, प्रेशर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 एटीएम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो मैं एटीएम लिख रहा हूं ये क्या है, ये बेसिकली मेरा क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। 1 एटीएम मतलब क्या कि ये एटमॉस्फेयर का जितना प्रेशर है नॉर्मल कंडीशन पे, सी लेवल पे, उतना बोल रहा है। ठीक है, अब सपोज कीजिए कोई एक मेरा प्रेशर गेज है जो कि मेरे को बोल रहा है 2.2 एटीएम। इसका मतलब ये क्या बोल रहा है कि जो आपको इंडिकेट कर रहा है वो क्या है, 2.2 टाइम्स द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो इस टाइप के जो भी मेरे क्वांटिटीज रहते हैं, अब देखिए टेम्परेचर, टेम्परेचर में भी डिग्री सी आ जाता है, डिग्री सेल्सियस। अब ये डिग्री सेल्सियस क्या होता है, देखिए यहाँ पे भी 0 डिग्री सेल्सियस, इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो 0 आ गया, ठीक है, ये जो 0, ये 0 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, जहां पे कि वाटर, नॉर्मल जो वाटर है हमारा फ्रीज करे, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, 0 डिग्री सी। 100 डिग्री सी हो गया, इसका मतलब क्या कि वाटर जहां पे बॉईल करना स्टार्ट करता है उसको हम क्या कहते हैं, 100 डिग्री सी कहते हैं। ठीक है, और एक होता है क्या हमारा 273 डिग्री सी, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है ये रिलेटिव होते हैं। रिलेटिव क्यों, क्योंकि हम इसको एक दूसरे क्वांटिटी के ऊपर डिफाइन करके कैरेक्टरिस्टिक्स को हम डिफाइन करते हैं, ये वाले के। ठीक है, जैसे कि एटीएम हुआ, डिग्री सी हुआ, केल्विन हुआ, ये टाइप के जितने भी यूनिट्स होते हैं इसको हम क्या कहते हैं, रिलेटिव यूनिट कहते हैं। अब एब्सोल्यूट यूनिट आप लोग समझ गए होंगे, एब्सोल्यूट यूनिट मतलब क्या, जो कि किसी भी दूसरे क्वांटिटी पे इसको डिपेंड ना करे, जैसे कि मास, मास हो गया, मास है, एक्सेलरेशन है, ये सब क्वांटिटी। जैसे मास का हमारा क्या होता है, अगर हम मास का लेते हैं तो हमारा मास का क्वांटिटी क्या होता है, हमारा m। ठीक है, मास को हम कैसे डिफाइन कैसे कर सकते हैं, मतलब किलोग्राम, ग्राम। ठीक है, वो तो एक्चुअली हमारा क्या होता है, वेट होता है। तो वेट भी जो है, वेट भी जो हमारा है ये भी हमारा रिलेटिव होता है। क्यों रिलेटिव,
क्योंकि ये हमारे अर्थ के ग्रेविटेशन पे डिपेंड करता है। लेकिन मास मास हम किससे डिपेंड करते हैं, डिफाइन करते हैं, मोल से करते हैं, ठीक है। तो मास का जो यूनिट होता है वो मोल से हम लोग डिफाइन करते हैं, ये भी एब्सोल्यूट होता है, ठीक है। एक्सेलरेशन जो होता है ये भी किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं करता है। तो ये टाइप के क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट क्वांटिटीज, यूनिट्स कहते हैं, ठीक है। अब देखिए और भी दो तरीके से हम यूनिट्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला जो क्लासिफिकेशन होता है वो क्या होता है, फंडामेंटल यूनिट्स, और एक होता है क्या, डिराइव्ड यूनिट्स। अब फंडामेंटल यूनिट्स जो होते हैं ना वो भी दो तरीके के होते हैं। फंडामेंटल यूनिट मतलब क्या होता है कि जो कि हम एकदम जो बेसिक जो यूनिट्स होते हैं ना उनसे हम डिराइव करें उसको करते हैं, बोलते क्या है हम, फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट क्या है, देखिए यहाँ पे लिख के भी रखा हूं, आर दोज यूनिट फ्रॉम विच अदर यूनिट्स आर डिराइव। मतलब ये क्या करते हैं, जो यूनिट्स का जो बेस होता है ना ये वही बेस होता है कि मतलब इस पे बेस करके हम दूसरे यूनिट्स को निकाल सकते हैं, ठीक है, दूसरे यूनिट्स को हम डिफाइन कर सकते हैं, इसको हम फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं। अब देखिए फंडामेंटल यूनिट्स भी दो तरीके के होते हैं, प्राइमरी होता है एक तो, और एक होता है ऑक्सिलरी होता है। प्राइमरी मतलब क्या होता है, लेंथ, मास और टाइम को हम प्राइमरी यूनिट कहते हैं। फंडामेंटल में प्राइमरी यूनिट क्या होता है, लेंथ, मास और टाइम। क्योंकि लेंथ, मास और टाइम ये हर जगह पे यूज होता है। आप कुछ भी ले लीजिए, चाहे इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी हो, मैकेनिकल क्वांटिटी हो, ठीक है, आपका लाइट का क्वांटिटी हो, मतलब इल्यूमिनासिटी का क्या बोलते हैं अगर क्वांटिटी हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो वहां पे हमारा क्या होता है, प्राइमरी क्वांटिटी हमेशा आएगा। मतलब प्राइमरी मतलब क्या, लेंथ, मास और टाइम। और ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी मतलब क्या कि आप जैसे कोई दूसरे यूनिट पे गए, जैसे कि हम इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज में गए, ठीक है, तो वहां पे जो फंडामेंटल क्वांटिटी रहेगा वो चार्ज रहेगा। देखिए चार्ज से हम किसको डिफाइन कर सकते हैं, करंट को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। करंट को बेस मान के हम वोल्टेज को डिफाइन कर सकते हैं। तो देखिए ये चार्ज जो है ये कहीं मैकेनिकल सिस्टम में नहीं यूज होगा, ये सिर्फ इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज में ही होगा। तो ये जैसे कि अगर कोई एक क्वांटिटी, कोई एक सबसेक्शन का, अगर कोई एक, जैसे कि देखिए फंडामेंटल क्वांटिटीज में कितने आते हैं, इलेक्ट्रिकल आता है कहीं, कहीं मैकेनिकल आता है, ठीक है, कहीं बहुत सारे दूसरे दूसरे पैरामीटर्स आ सकते हैं। जैसे कि और एक कोई अगर हम ले, कोई सिविल के क्वांटिटीज आ सकते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक का क्वांटिटी आ सकता है। तो ये सब में अगर किसी एक सब सिस्टम का अगर वो बेस बनता है, जैसे इलेक्ट्रिकल का सब सिस्टम का बेस क्या है हमारा, एक बेस क्वांटिटी, बेस मतलब क्या, फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है, चार्ज, ठीक है। हम चार्ज को बेस मान के करंट, वोल्टेज, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस ये सब निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये टाइप्स के जो सब सेक्शन, कोई भी एक सब सेक्शन का जो फंडामेंटल क्वांटिटी है उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सिलरी यूनिट्स कहते हैं, ठीक है। अब देखिए एक होता है डिराइव्ड यूनिट। अब डिराइव्ड यूनिट तो मैं बता ही दिया, जो यूनिट्स फंडामेंटल क्वांटिटी मतलब फंडामेंटल यूनिट से डिराइव हो उनको हम क्या कहते हैं, डिराइव्ड यूनिट। अब देखिए डिराइव्ड जो यूनिट्स होते हैं ना हम लोग इसको निकालते कैसे, बेसिकली जो भी इनके मैथमेटिकल रिलेशंस होते हैं ना। अब देखिए जैसे कि हमको क्या निकालना है, चार्ज का इक्वेशन निकालना है, ठीक है, चार्ज निकालना है हमको। तो हम इसके लिए एक हमारा मैथमेटिकल Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, तो हम क्या करते हैं, ये मैथमेटिकल रिलेशन को एक्सप्लॉइट करके हम Q का क्या निकाल सकते हैं, हमारा रिलेशनशिप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से ये सब क्या होता है, हमारे डिराइव्ड यूनिट्स होते हैं। देखिए अब डायमेंशन, डायमेंशन और यूनिट ये दोनों क्या होता है। देखिए डायमेंशन जो होता है ना, जैसे कि हमने क्या बोला था, देखिए जब मैं आप लोगों को यूनिट का डेफिनेशन बताया था तो देखिए यहाँ पे मैं क्या बोला था, 1 किलोमीटर हो सकता है, 1 सेंटीमीटर हो सकता है, 1 मिलीमीटर हो सकता है, 1 माइक्रोमीटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे डायमेंशन मतलब क्या बोलता है कि कोई भी एक, ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है, ठीक है, इसका पावर कितना लगेगा। देखिए इसका जो डायमेंशन होगा किलोमीटर, किलोमीटर में क्या है, मीटर का क्वांटिटी है, तो इसमें भी क्या लगेगा, m लगेगा। इसमें सेंटीमीटर, ये भी मीटर है, ये भी लेंथ का ही क्वांटिटी है, सॉरी l से नहीं डिफाइन होता है, ये m से नहीं डिफाइन होता है, जो लेंथ होता है वो l से डिफाइन होता है। देखिए ये l, ठीक है, 1 सेंटीमीटर के लिए भी l, मिलीमीटर के लिए भी l। अब देखिए एक्सेलरेशन जैसे कि है, ठीक है, एक्सेलरेशन कैसे हो सकता है, 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो सकता है, ऐसे लिख सकते हैं। या तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 मिलीमीटर माइक्रो सेकेंड स्क्वायर लिख सकते हैं,
1 किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे देखिए यूनिट्स इन सब के अलग अलग है, ठीक है। यूनिट जो है ये मेरा अलग अलग क्वांटिटी को डिफाइन कर रहा है, लेकिन अगर मैं इसका डायमेंशन देखूं तो इसका डायमेंशन क्या होगा मेरा, हमेशा डायमेंशन जो है ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट से डिफाइन होता है। तो देखिए यहाँ पे एक लेंथ का क्वांटिटी है एल, और ये एस स्क्वायर क्या है, टाइम का क्वांटिटी। देखिए टाइम किससे डिफाइन होता है, टी से, तो एल टी माइनस टू। इसका भी क्या होगा, ये भी लेंथ है ये भी टाइम है, तो एल टी माइनस टू। ये किलोमीटर भी क्या होता है, लेंथ का क्वांटिटी होता है, और ये सेकंड क्या है, टाइम का क्वांटिटी, तो एल टी माइनस टू, ठीक है। तो ये सब जो है डायमेंशन बेसिकली होता है क्या, इट बेसिकली इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वांटिटी विच डिस्टिंग्विशेस फ्रॉम अदर क्वांटिटी, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वांटिटी जो होते हैं ना, ये दूसरे क्वांटिटी से इसको भिन्न करते हैं। देखिए जैसे कि एक्सेलरेशन हुआ, अब सेम अगर मैं वेलोसिटी ले लेता हूँ, तो वेलोसिटी क्या होता है, मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 मीटर पर सेकेंड, 1 सेंटीमीटर पर माइक्रो सेकेंड, ऐसे कुछ भी लिख सकता हूं। तो इसके डायमेंशन क्या होंगे, एल टी माइनस वन, ठीक है। तो ये देखिए ये एल टी माइनस वन यहां से डिफरेंट हो गया एक्सेलरेशन से। तो ये हमको बेसिकली बताता है कि एक फिजिकल क्वांटिटी जो है वो किस प्रकार से डिफरेंट है दूसरे फिजिकल क्वांटिटी से, ठीक है। अगर हम दूसरे तरीके से देखें तो ये बेसिकली कुछ भी नहीं है, फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऑर्डर पे जो पावर लगे हुए हैं ना, देखिए फंडामेंटल क्वांटिटीज कैसा है, जैसे एल है, टी है, ये एल एम टी के, ये जो भी है ना, इसका क्या कितना पावर लगा हुआ है एक कोई भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए, वही हमारे डायमेंशंस होते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर कोई भी, अब देखिए कोई भी प्योर रेशियो जो होता है ना, वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी होता है। प्योर रेशियो मतलब क्या, रेशियो ऑफ टू सेम क्वांटिटीज, जैसे कि प्रेशर का अगर मैं रेशियो लूँ P1/P2, या दो रेजिस्टेंस का अगर रेशियो लूँ R1/R2, तो ये सब जो होते हैं ना, ये डायमेंशन लेस क्वांटिटीज होते हैं, ठीक है। लेकिन प्योर, अब इम्प्योर रेशियो आप लोग पूछोगे क्या होता है, मिक्स्ड रेशियो, जो कि तो जैसे वोल्टेज बाई करंट का रेशियो हमको क्या पता होता है, ये रेजिस्टेंस होता है, तो इसका डायमेंशन होगा, ठीक है। फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स और एरिया का रेशियो ये क्या होता है, प्रेशर होता है। तो इन सब के डायमेंशंस होंगे, लेकिन जो प्योर हमारे रेशियो होते हैं, जैसे दो सेम क्वांटिटीज के रेशियो को हम क्या कहते हैं, प्योर रेशियो कहते हैं, ठीक है। तो प्योर रेशियो ऑफ प्रेशर, रेजिस्टेंस, कोई भी टेम्परेचर, इनके डायमेंशंस नहीं होंगे। लेकिन जो मिक्स्ड रेशियो होते हैं, दो डिसिमिलर क्वांटिटीज के रेशियो को हम लोग क्या मिक्स्ड रेशियो कहते हैं, उनके डायमेंशंस होंगे, ठीक है। और ये टेबल आप लोग याद रखिएगा, इसमें भी बस सिर्फ यही तक याद रखिए तो हो जाएगा। ल्यूमिनस इंटेंसिटी या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये सब हमको पूछा जाता है किसमें, अगर ईएससी में आता है तो आ सकता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैंने कोई बेसिक डायमेंशंस ऑफ सम बेसिक क्वांटिटी, तो देखिए लेंथ के लिए मैंने लिख के लाया है एल होता है, मास के लिए एम, टाइम के लिए टी, वेलोसिटी के लिए हमको क्या पता होता है, वेलोसिटी क्या होता है हमारा, डिस्टेंस बाय टाइम, तो वेलोसिटी हमारा क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो ये डिस्टेंस मतलब क्या होगा, एल टी माइनस वन। एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी बाय टाइम। तो वेलोसिटी क्या होता है, हमने ऊपर देखा एल टी माइनस वन, और टाइम के लिए और एक टी, ठीक है। तो ये क्या हो गया मेरा, एल टी माइनस टू, ठीक है। टी को ऊपर लेके गया इसको। फोर्स क्या होता है मेरा, फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। मास के लिए m लिख दूंगा, और एक्सेलरेशन का हमने ऊपर ही निकाल के रखा है एल टी माइनस टू। वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस, एफ डॉट डी एक्स। तो ये हमारा क्या हो गया, फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स हमने ऊपर निकाल के रखा है, तो क्या हुआ ये हमारा एम एल टी माइनस टू इंटू एल, ये क्या हो गया मेरा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, ठीक है। पावर क्या होता है, वर्क बाय टाइम, ठीक है।
तो वर्क बाई टाइम होता है हमारा पावर। तो इसका हमारा क्या होगा, वर्क का हमने ऊपर निकाला कितना, ml² t माइनस 2 डिवाइडेड बाई टी। तो ये क्या हुआ मेरा, ml² t माइनस 3। ठीक है, और एनर्जी तो हम सबको पता ही होता है, क्या होता है, पावर इंटू टाइम। तो बस फिर यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, एक टी ऊपर में मल्टीप्लाई होगा, तो बस यही ऊपर वाले को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ml² t माइनस 2। ठीक है, ये आ गया हमारा क्या, पावर, ये सॉरी एनर्जी। ठीक है, तो ये सब क्वांटिटीज हमको याद होने चाहिए। अगर याद नहीं भी रख सकते कोई दिक्कत नहीं, बस ये मैथमेटिकल रिलेशन याद रहे तो आप एक के बाद एक सब निकाल सकते हो। ठीक है, अब देखिए ये कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम्स है, इसके भी हमको पता होना चाहिए। तो देखिए चार्ज के लिए हम लोग ये वाला रिलेशनशिप एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, कौन सा, F इज इक्वल टू 1/4πε, ठीक है, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो Q को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए मैं इधर नीचे लिखता हूँ। तो देखिए अगर Q1 Q2 चार्ज को मैं सेम ही मान लेता हूँ, ठीक है, तो Q² इज इक्वल टू, और ये 4π ये भी कांस्टेंट है। ठीक है, तो मैं ये कांस्टेंट हटा देता हूँ। तो देखिए ये प्रोपोर्शनल होगा किसके, एप्सिलॉन आर स्क्वायर बाई, अच्छा यहाँ पे कुछ गलत तो नहीं लिख रहा हूँ, एप्सिलॉन आर स्क्वायर एफ। ठीक है, ठीक है, तो Q, अब देखिए अब एप्सिलॉन के लिए ना, एप्सिलॉन के लिए हमेशा जो इसका क्वांटिटी होता है इसको हम लोग लिखते भी है एप्सिलॉन। आर के लिए क्या होगा, L², और फोर्स के लिए देखिए हमने पीछे क्या लिख के रखा था, फोर्स के लिए mlt माइनस 2। तो देखिए mlt माइनस 2। ठीक है, ये मैंने किसका लिखा है, Q² का लिखा है। अब Q के लिए लिखूंगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये हाफ से यहाँ पे हाफ आ जाएगा पावर में, तो ये एप्सिलॉन टू दी पावर हाफ, L का स्क्वायर है तो ये हाफ से मल्टीप्लाई होगा 1 हो जाएगा। अच्छा सॉरी यहाँ पे 3 होगा तो 3/2 हो जाएगा, ये m का पावर हाफ और t का पावर -1। ये मेरा क्या हुआ, चार्ज आ गया। ठीक है, ये मेरा चार्ज का यूनिट है, ये डायमेंशन है, क्या है चार्ज का ये डायमेंशन मेरा, एप्सिलॉन हाफ L3 टू दी पावर 2 m हाफ t माइनस 2, सॉरी t माइनस 1। ठीक है, अब ऐसे ही करंट का भी हम निकाल सकते हैं, कैसे, हमें पता होता है करंट क्या होता है, चार्ज बाय टाइम होता है। ठीक है, अब वोल्टेज हम कैसे निकालें, अगर करंट निकल गया तो वोल्टेज हम कैसे निकाल सकते हैं। तो वोल्टेज के लिए हमको एक रिलेशन पता होता है, क्या, V इज इक्वल टू माइनस dW/dq होता है, आप लोगों को पता है। और देखिए हमने W जो है वर्क पीछे निकाल के रखा है, ठीक है, और यहाँ पे dq हमने अभी निकाला Q। तो बेसिकली मेरा वोल्टेज जो है वो क्या है, रेशियो ऑफ वर्क बाय आपका क्या बोलते हैं, चार्ज। ठीक है, ये हुआ मेरा वोल्टेज। ये फिर से मैंने क्यों करंट निकाल के रखा है यहाँ पे, तो ये करंट तो और नहीं निकालेंगे, ये सब आप लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, वर्क बाय चार्ज। कैपेसिटेंस क्या होता है, अब हम देखिए कैपेसिटेंस Q इज इक्वल टू CV लिख सकते हैं कि नहीं, तो हमने V तो ऑलरेडी निकाल लिया है, Q भी निकाल लिया है, तो C जो होगा क्या होगा, रेशियो ऑफ Q/V। तो ये भी हम क्या निकाल लेंगे, Q/V। Q हमने ऑलरेडी निकाल के रखा है, V यहाँ से लेके आएंगे। तो ये चीज़ ना आपको ये इंटर रिलेशन बस पता होना चाहिए। ठीक है, तो आप इसके डायमेंशंस बहुत इजीली निकाल सकते हैं। अब रेजिस्टेंस बस बहुत ही सिंपल हो गया, हमने वोल्टेज निकाल लिया है, करंट निकाल लिया है। अब इंडक्टेंस के लिए देखिए आप लोग क्या करेंगे, इंडक्टेंस हमको क्या पता होता है, V इज इक्वल टू क्या होता है, LdI/dt। अब L क्या है, इसका मतलब V इंटू T/I, मतलब क्वांटिटी यही है ना हमारा, क्वांटिटी तो यही लगेगा। तो डायमेंशंस ऑफ I हमको पता है, डायमेंशन ऑफ T तो T ही होता है, और डायमेंशन ऑफ V कैलकुलेट किया है। तो ये सब, ये जो तीन है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ दिया हूँ। ये आप लोग इसमें देखिए, कोई भी इतना कोई टफ चीज़ नहीं है। मैंने सारे जो भी थे चार्ज कैसे निकालना है वो आप लोग को दिखाया। अब चार्ज के थ्रू मैंने रिलेशंस भी लिख दिए कि क्या लेना है क्या नहीं। पीछे जो ये वर्क का जो रहेगा ना, हमेशा चाहे वर्क इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में वर्क रहे, चाहे वो मैकेनिकल क्वांटिटी में वर्क रहे, या कोई भी क्वांटिटी का वर्क रहे, उसका डायमेंशन जो रहेगा हमेशा ये ml स्क्वायर t-2 यही रहेगा। ठीक है, ये चेंज होगा ही नहीं। ठीक है, डायमेंशंस कभी भी चेंज नहीं होते। ठीक है, लेकिन यूनिट्स चेंज हो सकते हैं, यूनिट्स अलग अलग चीज़ों को डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग इसको अच्छे से लिखेंगे, अच्छे से नोट बना लीजिए। हाँ, आप लोग इसको लिखिए। तो ये क्योंकि देखिए अगर आप लोग सिलेबस में देखेंगे ना तो वहाँ पे RLC का यूनिट्स एंड डायमेंशंस आप लोगों को पूछा हुआ है। ठीक है, तो ये अच्छे से आप लोग देख लीजिए। अब देखिए एक आता है हम लोगों का राउंडिंग ऑफ। ये राउंडिंग ऑफ जो है ये मतलब आया हुआ है, कहीं पे लिखा भी नहीं है इस बार, लेकिन एक क्वेश्चन है। अगर आप लोग देखोगे ना 2004 में IN को एक क्वेश्चन पूछा गया है राउंडिंग ऑफ के ऊपर, तो मैंने सोचा क्यों नहीं इस पे भी एक बना ही दिया जाए। मतलब छोटा सा ही 2 मिनट का तो लेक्चर है, क्या इसमें कुछ होगा तो नहीं ऐसे। तो देखिए राउंडिंग ऑफ बेसिकली क्या होता है कि हम लोग इसको ना, हम लोग ये अपने सुविधा के लिए करते हैं। राउंडिंग जो है ये हम लोग अपने सुविधा के लिए करते हैं। अब राउंडिंग नंबर जो होता है ना, एग्जैक्ट नंबर के बराबर नहीं होता है कभी भी, वहाँ पे थोड़ा सा कम ज़्यादा हो ही जाता है, तो एरर के वहाँ चांसेस रहते हैं। ठीक है, अब जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए 371, अगर मैं इसको राउंड ऑफ करूँ टू द नियरेस्ट 10, ठीक है, नियरेस्ट 10 जब बोल दिया ना मैं, तो देखिए अब 371 के बीच में नियरेस्ट 10 क्या क्या है। एक तो होगा क्या 380 होगा, और एक क्या होगा ये 370 के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, अभी मैं रूल्स भी बताऊंगा, लेकिन आप लोगों को मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं। तो देखिए ये हमारा नियरेस्ट कहां पे फिर लाई करेगा, ये हमारा कहां पे लाई करेगा 371 370 या 380 के बीच में लाई करेगा। ऑब्वियसली 370 के बीच में लाई करेगा, तो ये हमारा इसका अप्रोक्सीमेट कितना होगा 370। अब ये सेम 371 को अगर मैं नियरेस्ट 100 के लिए लिख दूं ना, नियरेस्ट 100, तो देखिए अब 371 जो है 200 के बीच में लाई कर रहा है। एक तो 400 के बीच में लाई कर रहा है, एक 300 के बीच में लाई कर रहा है, लेकिन ये 371 पास किसके है ज़्यादा, 400 के पास है, इसीलिए इसको हम अप्रोक्सीमेट करके लिख देंगे कितना 400 लिखेंगे। तो यही जो होता है ना, यही मेरा राउंडिंग ऑफ होता है। बेसिकली कुछ भी नहीं कि हम इसको अप्रोक्सीमेट करके लिखते हैं। देखिए और एक एग्जांपल ले लेता हूँ, 309 सपोज कीजिए। ठीक है, 309 या लिख लेता हूँ मैं, सॉरी इसको मैं लिखता हूँ चलिए 909। ठीक है, अब अगर मैं इसको नियरेस्ट 10 पे अगर मैं करना चाहूँ, ठीक है, नियरेस्ट 10 पे अप्रोक्सीमेट, तो देखिए 909 है, ये कौन से 10 के बीच में, एक तो 910 के बीच में लाई कर रहा है, और एक कितना 900 के बीच में लाई कर रहा है। पास किसके ज़्यादा है, 910 के पास है, 910 के पास, तो बस फिर इसको लिख देंगे हम नियरेस्ट 10 के लिए क्या होगा 910 लिखेंगे। अब सेम अगर मैं इसको नियरेस्ट 100 लिखता हूं, तो देखिए 909 जो है वो किस किस के कौन से 100 के बीच में लाई कर रहा है, एक तो 1000 के बीच में लाई है, और एक कितना है 900 के बीच में, लेकिन ये पास किसके है ज़्यादा 900, इसीलिए यहाँ पे आंसर क्या आएगा मेरा 900 आएगा। ठीक है, अब अगर देखिए, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता था कि नियरेस्ट 1000 आप बताइए। अब अगर मैं अप्रोक्सीमेट करूं तो देखिए 909 कितने 1000 के बीच में लाई कर रहा है, एक तो 1000 से लेके कहां तक 0, यही ना हुआ, मतलब 0 से लेके बेसिकली मैं कर क्या रहा हूं, देखिए यहाँ पे जब भी मैं कर रहा हूं ना, मैं ये 10th प्लेस पे देखिए, कभी 10 पे जब मेरे को 10 बोला था तो मैं नियरेस्ट 10 बना रहा था। यहाँ पे देखिए नियरेस्ट 10 क्या है, अब यहाँ पे देखिए बार बार आप लोग को 0 दिख रहा है बोल के, अगर यहाँ पे मैं ले लेता, अच्छा नेक्स्ट एग्जाम्पल में आप लोग को समझाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे ये, अब अगर मेरे को ये नंबर नियरेस्ट 1000 बोल देता तो 909 0 से लेके 1000 के बीच में लाई करता, लेकिन ये पास कौन से 1000 के पास है, 1000 के पास है, इसीलिए इसको क्या लिखता मैं 1000 लिख लेता। ठीक है,
तो देखिए मैं जो बता रहा था यहाँ पे बेसिकली ये हो क्या रहा है, देखिए जब नियरेस्ट 10 बोलता है ना, तो हम सिर्फ देखिए 10 जब बोलेगा तो 10 में कितने डिजिट रहते हैं, 2 रहते हैं, तो हम सिर्फ 2 डिजिट के ना जो नियरेस्ट एकदम मतलब 10 20 30 इस टाइप के होंगे, देखिए यहाँ पे 80 70 वो किए थे। जब नियरेस्ट 100 बोल देता है तो 100 में कितने डिजिट होते हैं, 3 डिजिट होते हैं। तो देखिए हम लोग 900 से लेके यहाँ पे जो 9 दूसरा था वो कितना था, 000 होगा, क्योंकि अगर 900 से अगर मैं नेक्स्ट 100 पे जाऊंगा, इसमें प्लस 100 करूंगा तो कितना होगा, 1000 ही होगा। ठीक है, अगर ऐसे जितने भी 800 हुए, अब अगर कोई एक नंबर ऐसे होता, सपोज कीजिए मेरा 856, ठीक है, अगर मैं इसको नियरेस्ट 10 में करूंगा तो 856 किसके बीच में लाई कर रहा है, 856 एक तो लाई करेगा किस में, लाई करेगा ये हमारा 860 से लेके 8 आपका कितना बोले 850 के बीच में। लेकिन ये पास किसके है, 860 के पास है, तो इसीलिए इसका आंसर 860 आ जाता अगर नियरेस्ट 10 करता। मतलब आप लोग समझ रहे हैं ना कि जब मैं नियरेस्ट 10 बोल रहा हूं तो 10 के मल्टीपल्स में ये मैं ले रहा हूं, जब 100 बोल रहा हूं तो 100 के मल्टीपल में ले रहा हूं, जब 1000 बोल रहा हूं तो 1000 के मल्टीपल में ले रहा हूं। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, राउंडिंग ऑफ। जब देखिए राउंडिंग ऑफ का ना कुछ जनरल रूल रहता है, यही मैं जो आप लोग को समझा रहा था कि यूनिट प्लेस इफ द राउंडिंग इज टू द नियरेस्ट 10। अब देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर मेरे लास्ट डिजिट ना यहां से रहे तो हम नेक्स्ट नंबर पे जंप करते हैं। देखिए जैसे कि यहां पे देखिए कौन सा एग्जांपल, 909। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मेरा 909 जो था मेरा, यहाँ पे यूनिट डिजिट पे जब मेरे को बोला था टेंस पे ना, तो मैं यूनिट डिजिट पे देखूंगा। जब मेरा 10th बोला था कि मतलब मेरे को 10 तक इसको नियरेस्ट 10 पे अप्रोक्सीमेट करो, तो मैं यूनिट डिजिट देखूंगा। एक कम, 10 में कितने डिजिट होते हैं, 2, यूनिट में कितना होता है 1, तो इसीलिए एक कम करके देखूंगा। तो देखिए 9 है, ठीक है, तो मैं इसको नेक्स्ट अप्रोक्सीमेट कर दूंगा, नेक्स्ट नंबर पे ही जंप करवा दूंगा। अगर यहाँ पे 904 होता ना, 904 होता तो मैं इसको नेक्स्ट पे लेके आता, किस पे, 900 पे लेके आता। समझ रहे हैं आप लोग? तो ये सब जो चीजें है ना, राउंडिंग ऑफ और ये सब बेसिकली अगर आप कितने एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। अब देखिए मैं यहाँ पे भी आप लोग को एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल लेके आया हूँ। अब सपोज कीजिए अगर मेरा नंबर हो कुछ ऐसा, देखिए 4827, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बोलता हूँ इसको पहले नियरेस्ट 10 पे अप्रॉक्सीमेट कीजिए, नियरेस्ट 100 पे अप्रॉक्सीमेट कीजिए, नियरेस्ट 1000 पे अप्रॉक्सीमेट कीजिए और नियरेस्ट 10,000 पे अप्रॉक्सीमेट कीजिए। ठीक है, जितना ज़्यादा हम लोग ये बढ़ाते जाएंगे ना, आप देखोगे उतना ज़्यादा क्वांटिटी में एरर आते जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, रुकिए, जितना मैं ज़्यादा वैल्यूज़ को बढ़ाते जाऊँगा, मतलब अप्रॉक्सीमेशन के टेंस जितना बढ़ाऊँगा, एरर मेरा उतना ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है, ये याद रखिए। अब देखिए 4827 को जब मैं देखिए जब मैं 4827 को नियरेस्ट 10 पे लेके जा रहा हूँ, ठीक है, नियरेस्ट 10 पे, तो देखिए अब 4827 जो है ये किसके बीच में लाई कर रहा है, 4830। देखिए यहाँ पे सिर्फ मैंने 10 को ही चेंज किया है, 10 के मल्टीपल में चेंज कर रहा हूँ। देखिए और कितने के बीच में लाई करेगा, 4820। लेकिन 4827 आप लोग देखिए पास किसके ज़्यादा है, 4830 के, इसीलिए ये अगर मेरे को बोल दे नियरेस्ट 10 पे तो मेरा आंसर क्या रहेगा, 4830। अगर मेरे को बोल दे नियरेस्ट 100 पे कीजिए आप, तो देखिए मैं फिर से 4827 को लिख लूँगा। अब देखिए इसके पास में कितने 100 है, एक तो होगा क्या एक क्या होगा 4900 होगा, और एक कितना होगा 4800। लेकिन अब पास किसके ज़्यादा है, देखिए ये कौन से 100 के ज़्यादा पास है, 4800 के पास है, तो इसीलिए यहाँ पे मेरा आंसर कितना आएगा, 4800 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर मैं इसको नियरेस्ट 1000 पे करता हूँ, ठीक है, तो 4827, इसके पास वाला 1000 कितना है, 5000 है, और एक क्या है 4000 है। 4827 अब देखिए
कौन से वाले 1000 के ज़्यादा पास है, 4000 के पास है कि 5000 के पास है? ऑब्वियसली 5000 के पास है, तो इसीलिए इसका आंसर अब 5000 हो गया। ठीक है, अब आइए नियरेस्ट 10,000 बोल दिया अब मैं, तो देखिए 4827 ये कितने 1000 के बीच में लाई कर रहा है? एक तो 10,000 के बीच में और एक किसके बीच में? 0। ठीक है, यही ना होगा, क्योंकि इससे नीचे तो और कोई 10,000 है ही नहीं। हाँ, अगर मेरा ऐसा रहता, देखिए अगर ये रहता 11,627, तो ये कितने 1000 के बीच में लाई कर रहा है? देखिए 11,627 को अगर मैं बोलूँ कि 1000 अब 10,000 के नियर पे अप्रोक्सीमेट कीजिए, तो देखिए 11,627 एक तो 20,000 के बीच में लाई करेगा और एक किसके बीच में? 10,000 के बीच में लाई करेगा। लेकिन ये नियर किसके ज़्यादा है, 20,000 के कि 10,000? 10,000 के पास है, तो इसीलिए इसका अप्रोक्सीमेशन हम 10,000। सिमिलरली यहाँ पे 0 क्यों लिया मैंने? क्योंकि यहाँ से नीचे और एक अगर मैं देखूंगा तो 10,000 से नीचे और कोई होता ही नहीं है। ठीक है, कोई और 10,000 मतलब और एक 10,000 टर्म नहीं है, इसीलिए मैंने 0 पकड़ा। तो देखिए अब 4827 नजदीक किसके ज्यादा पास है? 10,000 के ज्यादा पास है कि 0 के पास है? ऑब्वियसली 0 के पास है। ठीक है, तो इसीलिए इसका अप्रोक्सीमेट आंसर क्या होगा? 0। तो आप सोचिए आंसर में एरर कितना ज्यादा बढ़ते जा रहा है। तो हम लोग जितना ज्यादा नियरेस्ट 1000, 10,000, लाख पे जा रहे हैं, मेरा एरर क्या होगा? उतना ज्यादा इंक्रीज करेगा। ठीक है, अब देखिए एक होता है डेसिमल सिस्टम में। ठीक है, तो मैं डेसिमल सिस्टम के लिए भी ना, यहाँ पे क्या होता है? नियरेस्ट 10th होता है। 10th मतलब क्या? 1/10। यहाँ पे क्या होता है? 1/100, 1/1000। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दूसरा ही चीज होता है। ठीक है, यहाँ पे मैं जितना नियरेस्ट 1/10, 1/100, 1/1000, 1/10,000, ठीक है, अब मैं जितना ये अप्रोक्सीमेट करूंगा ना, मेरा एरर उतना ही कम होगा। कैसे? अभी मैं आप लोग को दिखाता हूं। ठीक है, ये याद रखिए, मैं जितना अप्रोक्सीमेशन के लेवल में नीचे नीचे जाते जाऊंगा उतना मेरा एरर कम होते जाएगा। अब देखिए, जैसे कि मैं कोई भी नंबर ले लेता हूँ, क्या 7 पॉइंट क्या लूँ, 8198 ऐसा कुछ नंबर लिया। ठीक है, अब मैं इसको बोल देता हूँ क्या कि नियरेस्ट 10th पे, मतलब नियरेस्ट 1/10 पे आप इसको अप्रोक्सीमेट कीजिए। ठीक है, 1/10 पे। तो अब देखिए 7.8198 ये कितने 10th के बीच में लाई कर रहा है? देखिए इसको लिख लीजिए अच्छे से, 78198 ये कौन से के बीच में लाई कर रहा है? एक तो लाई करेगा 7.8 और दूसरा क्या है? 7.9। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताइए, ये 7.8 के ज़्यादा पास है ये वाला नंबर कि 7.9 के पास? आप सब्ट्रैक्ट करके देख लीजिए, जिसमें मैग्नीट्यूड देखिएगा, मैग्नीट्यूड साइन को छोड़ दीजिएगा, मैग्नीट्यूड देखिएगा, तो आप देखोगे कि ये ज़्यादा कम आ रहा है। ठीक है, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा? 0.0198 होगा। और यहाँ पे अगर मैं 200 पकड़ लेता हूँ तो 7 मतलब यहाँ पे आ जाएगा मेरा कितना? 7 मतलब यहाँ पे आएगा आपका 200 मतलब 702। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा आएगा डिफरेंस कितना? 0.072। तो पास देखिए किसके ज़्यादा है? 7.8। इसीलिए यहाँ पे देखिए मैंने 7.8198 को अप्रोक्सीमेट क्या करूँगा? 7.8 करूँगा। अब मैं क्या बोलता हूँ? नियरेस्ट 1/100 पे लेके जाइए। देखिए यहाँ पे जब देख रहा हूँ तो मैं देखिए 7.8198 को मैं जब अप्रोक्सीमेट किया तो 7.8, यहाँ पे एरर देखिएगा। अब जब मैं 100 पे लेके जा रहा हूँ तो देखिए फिर से अच्छे से लिखता हूँ मैं, 7.8198 ये किसके बीच में लाई कर रहा है? 7.90 के बीच में और 7.80 के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, ये सॉरी, अगर मैं इसको नियरेस्ट 100 पे देखूंगा तो देखिए यहाँ पे कितना गलती हो गया मेरे से, ये ऐसे नहीं देखना है हमको। अब देखिए इसका नियरेस्ट नंबर क्या है? 7.81 है ना, तो यहाँ पे देखिए मैं क्या करूँगा कि 7.81, अब मेरे को सिर्फ इतना तक देखना है। ठीक है, तो इसके बाद वाला नंबर क्या है? 81 से पहले 80 है। ठीक है, और
7.81 के बाद क्या है, 82 है, ठीक है। अब मैं फिर से डिफरेंस निकालूंगा 7.80 और 7 और इसका निकालूंगा, ठीक है। तो अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पे अगर आप डिफरेंस निकालोगे भी, और अगर मेरे को डिफरेंस निकालने का ज़रूरत भी नहीं है, देखिए नेक्स्ट वाला टर्म देखिए 7.81 के बाद क्या है, 9 है, इसीलिए ये जंप कहाँ करेगा, नेक्स्ट जो इसका 1 जो रहेगा ना, इसको जंप करके मैं दूसरे पे लिखा दूंगा, इसीलिए ये 7.82 पे आ जाएगा। समझे आप लोग मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर ये नंबर सपोज कीजिए मेरा होता 7.8126 होता, ठीक है, फिर से अगर इसको मेरे को बोलता कोई कि नियरेस्ट 100 पे आप अप्रॉक्सीमेट कीजिए, तो मैं सबसे पहले नियरेस्ट 100 पे ये नंबर लिख ही लेता 7.8126, और इसके दो पास में नंबर क्या है, नियरेस्ट 1/100 नंबर क्या है 7.83 है, और एक क्या है 7.80 है। लेकिन अब ये नंबर को देखिए, ये 1 है यहाँ पे, इसका नेक्स्ट नंबर क्या है 2 है, ठीक है। तो ये बेसिकली पास होगा किसके, इसके पास होगा, तो इसको मैं 7.80 अप्रॉक्सीमेट करता, ठीक है। अगर ये नंबर मेरा 5 हो जाता ना, 5 हो जाता या 5 से ऊपर रहता, तो मैं इसको 7.83 लिखता। समझ रहे हो आप लोग, इतना कठिन आएगा नहीं, ये 11th-12th में पूछा जाता है, फिर भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब अगर मेरे को यही सेम नंबर 1/1000 पे लिखना होता, तो देखिए मैं फिर से ये नंबर को लिख लूंगा 7.8198, और अगर आपको ये सब इतना समझ में भी नहीं आया ना, आप दोनों का डिफरेंस ले लीजिएगा। ये तो समझ गए कि नियरेस्ट 100 जब बोल रहा है तो हम ये 0.81 के बाद के जो दो नंबर है 0.82 और 0.80 को लिख लेंगे और कर देंगे सॉल्व, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब मैं करूँगा तो देखिए यहाँ पे मेरे पास में दो नंबर, अगर 1/1000 बोला है तो मैं 0.0819 को लूँगा, तो इसके बाद वाला नंबर क्या है 7.820 है, या क्या है 7.818 है, ठीक है। अब मैं जब सॉल्व करूंगा देखिए 819, 9 के बाद दूसरा टर्म क्या है 98 है, ठीक है। तो इसीलिए इसका जो अप्रॉक्सीमेशन लूंगा वो मैं क्या ले लूंगा 7.820। अब देखिए जब मैं जितना जितना ये बढ़ाते जा रहा हूँ 1/10 से 1/100 1/1000, मेरा नंबर देखिए उतना ही ये नंबर के पास है 8.198 और 8.20, ये काफ़ी पास है कंपेयर टू ये वाला नंबर, कौन सा वाला 7.8 के, ठीक है। डिफरेंस उतना कम होते जाता है, एरर उतना कम होते जाता है। तो जब भी हम फ्रैक्शन में राउंडिंग ऑफ करते हैं, हम ट्राई करते हैं कि हम नीचे ज़्यादा जाए, और जब भी हम होल नंबर में अप्रॉक्सीमेट करते हैं हम उसको नियरेस्ट टेंस पे रखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो है मेरा एरर लोअर लेवल पे ज़्यादा कम रहता है कंपेयर टू हायर लेवल। यहाँ पे जितना हम हायर लेवल पे आते रहते हैं उतना मेरा एरर बढ़ते रहता है, और यहाँ पे मेरा एरर उतना ही कमते रहता है जितना हम हायर लेवल पे आते हैं, ठीक है। अब देखिए इंस्ट्रूमेंटेशन को एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था 2004 में, एकदम सिंपल। देखिए क्या है, फॉर अ प्रूविंग रिंग used in a press the value of force and its uncertainty are given as 1 2 3 5। देखिए फोर्स लिख लेता हूँ, क्या दिया हुआ है 1 2 3 5 5 प्लस माइनस 2 3 5 4 n, ठीक है, विदाउट एनी राउंडिंग ऑफ। अच्छा ये मेरा एग्जैक्ट नंबर है, इसको राउंडिंग ऑफ नहीं किया। इफ द एरर शुड बी राउंडेड ऑफ एट द मैक्सिमम टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर। 2 सिग्निफिकेंट फिगर मतलब क्या, मेरा 100 प्लेस तक लेना है, ठीक है, ये याद रखिए। 2 मतलब मैंने क्या बोला, जितना भी बोले उससे एक कम, ठीक है। तो 2 मतलब मेरा 2 में कितने डिजिट, कितने हैं 3 डिजिट हुए, तो उससे एक कम मतलब कितना होगा, देखिए उससे एक कम, ठीक है। तो इसीलिए 2 सिग्निफिकेंट डिजिट बोल रहा है, इसीलिए 2 सिग्निफिकेंट डिजिट, ठीक है। तो मतलब मेरा 100 के पास में करना पड़ेगा। सिग्निफिकेंट फिगर ओनली द वैल्यू ऑफ द रीडिंग इज राउंडेड ऑफ एस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सबसे मेन पॉइंट जो था, मैंने देखिए यहाँ लिखना भूल गया था, 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर मतलब मेरा क्या होगा, मेरे को नियरेस्ट 100 पे करना पड़ेगा, नियरेस्ट 100, ठीक है, ये याद रखिए। अगर मेरे को 3 सिग्निफिकेंट फिगर बोले नियरेस्ट 1000, क्यों नियरेस्ट 1000, क्योंकि मैंने बोला है जितने सिग्निफिकेंट फिगर उससे एक ज़्यादा करके हम लिखते हैं। तो देखिए 3 सिग्निफिकेंट मतलब तो ये 3 हुआ, और एक आया मतलब क्या 1000 टर्म पे लेंगे हम लोग।
अगर 4 सिग्निफिकेंट फिगर बोलता तो कितना होता, नियरेस्ट 10,000, ठीक है। अगर 1 सिग्निफिकेंट फिगर बोलता तो कितना होता मेरा, नियरेस्ट 10 होता, ठीक है, क्योंकि एक सिग्निफिकेंट फिगर नियरेस्ट 10 में कितने होते हैं डिजिट, 2 होते हैं, इसीलिए। तो अब मेरे को क्या बोला है कि राउंडिंग ऑफ टू 2 सिग्निफिकेंट नंबर। तो देखिए सबसे पहले मैं ये वाले को करता हूं, तो 1 2 3 5 5, ठीक है। अब ये 200 के बीच में लाई कर रहा है। एक तो है क्या 1 2 4 0 0 और एक क्या है 1 2 3 0 0। लेकिन अब देखिए पास कौन सा है ज्यादा, 1 2 3 5 5 1 2 3 0 0 के पास है कि 1 2 4 0 0 के पास है। ऑब्वियसली यहाँ पे मेरा डिफरेंस देखिए कितना आएगा, 45 आएगा। यहाँ पे मेरा डिफरेंस कितना आ रहा है, 55 है। तो पास किसके ज्यादा हुआ, 1 2 4 0 0। तो सबसे पहला जो मेरा, अगर मैं इसको अप्रोक्सीमेट किया तो 1 2 4 0 0 प्लस माइनस, अब 2 3 5 4 को करते हैं। तो देखिए अगर मैं 2 3 5 4 को लूँ, ठीक है, और नियरेस्ट 100 इसको अगर लिखूं तो मेरा क्या होगा, 2 4 0 0 होगा, और यहाँ पे मेरा क्या होगा 2 3 0 0। तो अब मैं फिर से अगर इसका डिफरेंस लूँ तो यहाँ पे मेरा कितना आ रहा है, 46 आ रहा है, यहाँ पे मेरा कितना आ रहा है, 54 आ रहा है। तो नियरेस्ट किसके ज़्यादा पास है, 2 3 5 4 2 4 0 0। तो इसीलिए यहाँ पे क्या आएगा, 2 4 0 0 न्यूटन। इसीलिए मेरा आंसर क्या होगा, डी होगा, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन आप लोगों को 2004 में पूछा था। अब देखिए राउंडिंग ऑफ इस बार कहीं पे भी सिलेबस में मेंशन नहीं किया है कि राउंडिंग ऑफ बोल के कुछ है, लेकिन फिर भी क्योंकि ये क्वेश्चन था तो मैंने एक बेसिक सा आप लोगों को आइडिया ओवरव्यू दे दिया है। मेरे को नहीं लगता है अगर कभी भी आप लोगों को पूछे तो आप लोग ये जो डिफरेंस वाला मेथड है इसको लेके आप लोग सॉल्व कीजिएगा, आप लोग कभी भी नहीं फंसोगे। बस इतना याद रखना कि नियरेस्ट 10 मतलब क्या होता है, 1 सिग्निफिकेंट फिगर, 2 सिग्निफिकेंट फिगर, ये सब क्या होता है, ठीक है। अगर आप लोगों को बोल देगा पॉइंट के बाद भी ना, अगर बोला आफ्टर पॉइंट 1 सिग्निफिकेंट फिगर, इसका मतलब क्या, 1 मतलब हमको क्या 1/10 लेना है। अगर पॉइंट के बाद बोलता है 2 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए तो 1/100 लेंगे। अगर 3 सिग्निफिकेंट फिगर बोलता है पॉइंट के बाद तो हम लोग क्या लेंगे, 1/1000 लेंगे। तो ये सब जो है छोटे छोटे चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दिया है, और इसमें कुछ नहीं, कैलकुलेटर आप लोगों को रहता है आपके पास, डायरेक्ट आप लोग जो मैग्नीट्यूड वैल्यू है उसको लेंगे, दोनों जो भी पूछेगा उसके बीच में जो सबसे नज़दीक रहेगा वही नंबर आप लोग लिख देंगे, ठीक है। आशा करता हूँ मेरे को आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्लास से जो रहेगा ना, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास से अब मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ेंगे। अच्छा, और एक चीज़, मेरे से एक स्टूडेंट ने बोला कि मैं जो ये सब लेक्चर्स देता हूँ ना, ये सब का पीडीएफ भी प्रोवाइड कर देना। तो ठीक है, पीडीएफ मैं प्रोवाइड कर दूंगा। वो मैं क्या करता हूँ कि अपने ग्रुप में या मेरा फेसबुक जो है वहाँ पे भी मैं डाल दूंगा। कमेंट सेक्शन में जो लेक्चर्स में जहाँ पे पोस्ट करता हूँ उसके कमेंट सेक्शन में इसके पीडीएफ भी मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। या तो सबसे बेस्ट रहेगा मेरा जो टेलीग्राम का ग्रुप है ना, आप लोग वहाँ से इसको निकाल लीजिएगा। इसके पीडीएफ मैं मेरे टेलीग्राम के ग्रुप में अपलोड करते रहूँगा, तो वहाँ आप लोग पीडीएफ वाला जो डाउनलोड सेक्शन है वहाँ पे जाके सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ मेरे को आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।